Hello friend, my name is Priya and today we are going to study part 2 of administrative tribunal which comes under administrative law. If you want to watch part 1 video then go check out my YouTube channel. In previous class we have studied about introduction as well we find out the definition, we find out the actual meaning of administrative tribunal. After that we cover this topic constitutional recognition, and then we find out historical development. Okay, so right now we are going to learn what is the reason behind for the growth of administrative tribunal. हमें समझना है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के पीछे की जो ग्रोथ है उसके पीछे क्या रीजंस रहे. हमें समझना पड़ेगा सबसे पहले कि हमारे जो स्टेट हुआ करते थे, हमारे जो कंट्री हुआ करते थे, वो कैसे रन हुआ करते थे. अगर हम बात करें स्टेट की तो ये पहले लेजिस्फेयर स्टेट हुआ करते थे, देन पुलिस स्टेट कन्वर्ट हो गए हमारे वेलफेयर स्टेट में. क्या होता है लेजिस्फेयर स्टेट? अगर हम लेजिस्फेयर स्टेट की बात करें तो यहाँ पर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत मिनिमम होता है, यानी कि फ्री मार्केट होता है. यानी कि हम बोल सकते हैं प्राइवेट जो सेक्टर है वो इस टाइप ऑफ लेजिस्फेयर स्टेट में काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश होते हैं. लेकिन इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि इसकी वजह से कॉमन पीपल बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो सकते हैं, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. क्योंकि जो प्राइवेट कंपनी है वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने का सोचेंगी और वो कहीं ना कहीं इस वजह से जो कॉमन कंज्यूमर्स हैं उनको एक्सप्लॉइट करेंगे. और क्योंकि वहाँ पर गवर्नमेंट कोई भी इंटरवेंशन नहीं करेगी, कहीं भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएगी, जिसकी वजह से इसका जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो लोगों को झेलने पड़ेंगे. बट ये कॉन्सेप्ट उतना ज़्यादा प्रिवेलिंग नहीं रहा. आफ्टर दैट पुलिस स्टेट आया. पुलिस स्टेट में जो गवर्नमेंट था उसका कंट्रोल बहुत ज़्यादा हो गया, एक्सेसिव कंट्रोल हो गया. मतलब कि जितना ज़रूरत होना चाहिए उससे भी ज़्यादा, मतलब कि उन्होंने बाकी चीज़ों को सप्रेस ही कर दिया. ठीक है, तो ऐसी स्टेट भी उतनी कुछ खास नहीं रही. ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं वेलफेयर स्टेट की, यहाँ पर एक बैलेंस्ड फॉर्म में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होना स्टार्ट हुआ. यानी कि अगर हम देखें कि हमारे यहाँ पर प्राइवेट बसेस होती हैं लेकिन उसके साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं. ये एक वेलफेयर स्टेट के ही इनिशिएटिव में से हम ले सकते हैं. ओके, तो वेलफेयर स्टेट की वजह से हम बोल सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का ग्रोथ हुआ. अब कैसे हुआ, कैसे हम बोल सकते हैं कि वेलफेयर स्टेट ही हमारा रीज़न थे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के राइज होने का, ठीक है, फ्लरिश होने का. तो हम बोल सकते हैं कि जैसे जैसे वेलफेयर स्टेट आई, ठीक है, जो गवर्नमेंट थे उनके जो वर्कलोड था वो काफ़ी ज़्यादा हो गया. फंक्शन जो थे गवर्नमेंट के वो इंक्रीज हो गए. इसकी वजह से अगर हम बात करें बहुत सारे कोर्ट केसेस भी आएंगे, यानी कोर्ट पे भी बर्डन आएगा, है ना. गवर्नमेंट का इंटरवीन आया है, फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट हमारे पास है ही है ऑलरेडी. तो कहीं ना कहीं वहाँ पर हमारा जो कोर्ट है वो ओवरलोड हो जाएगा. अब कोर्ट ओवरलोड हो जाएगा तो वो अनेबल होगा डील करने में इफेक्टिवली. ठीक है, यानी कि वेलफेयर स्टेट आए, गवर्नमेंट के फंक्शन बढ़ गए, कोर्ट का जो रोल है वो भी एक्सटेंड हो गया. और इस रीज़न से हम देखेंगे कि हमें कहीं ना कहीं कुछ पावर एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर को देनी पड़ी, एग्जीक्यूटिव फंक्शन बॉडी को देनी पड़ी. अगर हम बात करें, द सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल हैज पॉजिटिवली कंट्रीब्यूटेड द प्रिजर्व ऑर्डिनरी जुडिशियल सिस्टम. तो जुडिशियल सिस्टम, जो ऑर्डिनरी कोर्ट्स हुआ करते थे, उनको प्रिजर्व किया पॉजिटिवली, यानी कि एक अच्छा इम्पैक्ट हमें इसका देखने को मिला. ठीक है, आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल आफ्टर द 20th century. Traditional judicial system proved inadequate to decide and settle all dispute. It was slow, costly, formalistic and overburden. तो हम देख सकते हैं कि कोर्ट काफ़ी ज़्यादा स्लो होते हैं, स्लो प्रोसीडिंग्स रहती हैं, कॉस्टली होते हैं, फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स लाने हैं, इस मैनर में लाने हैं, बहुत सारा फॉर्मेलिटीज़ रहता है. इसकी वजह से ओवरबर्डन हो जाते हैं कोर्ट्स. यही रीज़न है कि आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जैसे कॉन्सेप्ट भी देखने को मिलते हैं इंडिया में. अगर हम देखें कि एक एक प्रोसीडिंग्स को पता नहीं कितने साल लग जाए, 10-10 साल लग जाते हैं. इनफैक्ट जनरेशन टू जनरेशन वो केस पास ऑन हो जाते हैं. इतना ज़्यादा टाइम टेक हो जाता है कोर्ट्स में हमारे इंडिया के.
ओके, तो यही रीज़न है कि हमने कुछ ऑल्टरनेटिव्स भी प्रोवाइड किए हैं लोगों को, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की बात करें, आर्बिट्रेशन की बात करें, मेडिएशन की बात करें, कंसिलिएशन की बात करें, लोक अदालत की बात करें, ये सब इसके ऑल्टरनेटिव हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको टाइम सेव करना है, मनी सेव करना है, आपको रिलेशन सेव करने हैं, क्योंकि ये जो हमने नाम लिए जैसे एडमिनिस्ट्रेशन, कंसिलेशन, मीडिएशन, ये कहीं ना कहीं आपको विन विन सिचुएशन में रखते हैं। अनलाइक कोर्ट जहाँ पर एक पर्सन जीतेगा और दूसरा पर्सन हारेगा, ये डेफिनेट है, ठीक है, ये डिफाइन है भाई, हर जगह ऐसा ही होगा, एक हारेगा एक जीतेगा, ठीक है। लेकिन जब हम मीडिएशन की बात करते हैं, जब हम कंसिलेशन की बात करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं दोनों पार्टीज को बेनिफिट हो, ठीक है। तो हमारे पास इसलिए हमें क्या जरूरत पड़ी, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की जरूरत पड़ी। Traditional court are meant by person having knowledge of law, but in modern administration, many time a question of expertise and specialization. मान के चलिए एक कोर्ट है, कोर्ट में एक पर्सन है जो कि जज है, ठीक है, वो बेंच पर बैठा हुआ है, उसे लॉ की सारी नॉलेज है, लेकिन क्या इनकम टैक्स के बारे में लॉ बताएगा हमें? नहीं, ये लॉ नहीं बताएगा। इसके लिए आपको स्पेशलाइजेशन करनी पड़ेगी उस पर्टिकुलर टॉपिक में। आप उस पर्टिकुलर फील्ड में जाएंगे तभी आपको उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज होगी, तभी आप स्पेशलाइज्ड कहलाओगे, है ना। तो अब ऐसे केसेस में क्या किया जाए, जैसे कि कंपनीज के अलग अलग लॉज रहते हैं, ठीक है, लॉज जो कि हमें पढ़ाए जाते हैं, मेमोरेंडम पढ़ाया जाएगा, हमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पढ़ाया जाएगा लॉ में, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे टर्म्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उस सेक्टर में भी तो हमें स्पेशलाइजेशन चाहिए, यानी कि NCLT वहाँ पर काम करता है ना, वहाँ पर भी ट्रिब्यूनल आ जाता है, जो कंपनीज रहते हैं उनके लिए ट्रिब्यूनल्स रहते हैं। तो हमें समझ में आ रहा है कि भाई लॉ इनफ नहीं है कुछ फील्ड्स में आपको प्रोनाउंस करने के लिए जजमेंट, ओके। In ordinary court, decisions are given after hearing the parties and on the basis of evidences, records, where administrative authority deliver their decision on the basis of departmental policies and other relevant फैक्टर, ओके। सो अगर हम बात करें ऑर्डिनरी कोर्ट्स की, उनको एविडेंसेस चाहिए, उनको प्रूफ चाहिए, उनको और भी कोई डॉक्यूमेंट्स जो कि केस से रिलेटेड है, रिलेवेंट है, उनको वो चाहिए, ठीक है, तभी प्रोसीजर आगे बढ़ेगा। लेकिन जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ की बात करते हैं, जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स डिलीवर कर रहे होते हैं डिसीजंस, वहाँ पर डिपार्टमेंट की जो भी पॉलिसीज़ हैं, उस पर्टिकुलर फील्ड में जो पॉलिसीज़ लगाई गई हैं, जो भी स्पेशलाइजेशन है जिस भी चीज़ से, वो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को सॉल्व किया जाता है, चीज़ों को डिस्प्यूट को ख़त्म किया जाता है। तो आपको समझ में आ गया कि भैया एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्चुअल में क्यों आए। एक तो हमें हर जगह हम सिर्फ लॉ की नॉलेज से काम नहीं कर सकते, है ना, जो कि ऑर्डिनरी कोर्ट में आपको ट्रेंड जजेस मिलेंगे लॉ के फील्ड में, लेकिन आप उनके पास स्पेशलाइजेशन नहीं होती कुछ रिलेटेड टॉपिक्स में। सिमिलरली जो ऑर्डिनरी कोर्ट्स होते हैं वो एविडेंस प्रूफ पर डिसीजन डिलीवर करते हैं, लेकिन जब एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की बात करते हैं तो वो डिपार्टमेंटल पॉलिसीज़ वगैरह को एक रिलेवेंट फैक्टर मानते हैं टू डिसाइड द डिसीजन, ओके। एंड देन जो ऑर्डिनरी कोर्ट्स हैं वो ओवरबर्डन हो गए थे जैसे जैसे गवर्नमेंट का फंक्शन इंक्रीज हुआ था। क्यों हुआ था गवर्नमेंट का फंक्शन इंक्रीज? क्योंकि वेलफेयर स्टेट एग्जिस्टेंस में आ चुके थे, ठीक है, और क्योंकि हमारे जो ट्रेडिशनल कोर्ट्स हैं वो काफ़ी स्लो थे, काफ़ी कॉस्टली, फॉर्मलिस्टिक थे। इस रीज़न से हम किधर शिफ्ट होना चाहे, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की तरफ, ओके। तो ये हो गए हमारे रीज़न फॉर द ग्रोथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। नाउ हम समझेंगे कैरेक्टरिस्टिक क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के। अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की, तो इसको क्रिएट किसने किया? स्टैट्यूट ने, ठीक है। हमने देखा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 136 आई गेस 136 एंड 227 दोनों में बताया गया। साथ में पार्लियामेंट के पास भी क्या है? पावर है 323A 323B में कि वो कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स को, ठीक है। तो यहाँ पर हमें समझ में आया स्टैट्यूट ने पावर दिया है कि पार्लियामेंट को, ठीक है, स्टेट की, सेंट्रल की, कि भाई आप क्या कर सकते हो? कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। इट पोजेस पावर ऑफ कोर्ट
जैसे कि हम देखें कि जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स हैं, इनके पास पावर है कोर्ट की कि भैया वो किसी को सम्मन कर सकते हैं, किसी को बुला सकते हैं, ठीक है, किसी की विटनेस ले सकते हैं, विटनेस, ठीक है, एडमिनिस्टर कर सकते हैं किसी भी केस को। ओके, अब बात करें अदर कैरेक्टरिस्टिक की, नॉट कंसर्न एक्सक्लूसिवली विद द केस इन विच गवर्नमेंट इज अ पार्टी। हम जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होते हैं बेसिकली वो प्राइवेट पार्टीज के डिस्प्यूट में इंटरफेयर करती हैं, कभी कभी हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में गवर्नमेंट उनकी पार्टी नहीं होती है। सिमिलरली ये स्ट्रिक्ट रूल पर बाउंड नहीं होते, जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि एविडेंस और प्रोसीजर्स को ये ऐसे स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें कि जो सर्शरी और प्रोहिबिशन वाली जो दो रिट्स होती हैं वो अवेलेबल होती हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के डिसीजन के अगेंस्ट। प्रोहिबिशन और सर्सरी कौन सी रिट्स होती हैं, ये आपको रिट्स में पता होगा कि प्रोहिबिशन में क्या होता है, एकदम आपने क्या कर दिया, स्टॉप ही कर दिया, ठीक है, यानी कि जब है ना सुपीरियर कोर्ट्स लोअर कोर्ट को ऑर्डर देते हैं प्रोहिबिशन रिट के थ्रू, जब है ना कोई रिट लेकर जाता है सुपीरियर कोर्ट के पास तो प्रोहिबिशन रिट लगाई जाती है जिसके थ्रू लोअर कोर्ट को रोक दिया जाता है कोई भी इंटरफेरेंस करने में किसी पर्टिकुलर केस में। सिमिलरली अगर वो केस उसके पास जाता है लोअर कोर्ट के पास, अगर हम सर्शरी की बात करें, सर्शरी रिट में क्या होता है, सर्शरी रिट में जैसे कि किसी भी कोर्ट ने डिसीजन लिया तो डिसीजन लिया तो वहाँ पर वो उस चीज़ को रोक देंगे ये बोलकर कि भैया आपके पास ज्यूरिडिक्शन नहीं है, ये कौन करेगा, ये हमारा सुपीरियर कोर्ट करेगा। तो इस तरीके से होता है पूरा केस, ठीक है। तो ये वाले पावर हैं हमारे सुपीरियर कोर्ट्स पर जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के डिसीजन के अगेंस्ट ये रिट्स भी अलाउ की गई हैं, अवेलेबल हैं। ओके, यानी कि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने कोई डिसीजन लिया तो उसको क्या कर दिया जाएगा, सर्शरी से कर्टेल कर सकते हैं, हम रोक सकते हैं। सिमिलरली अगर प्रोहिबिशन मतलब कि कोई केस पहुंच भी गया, कोई पार्टी लेके गई तो दूसरी पार्टी सुपीरियर कोर्ट के पास जाएगी और प्रोहिबिशन की रिट लेकर कि भैया इनको रोक दो, ये उनके ज्यूरिडिक्शन में आता ही नहीं है। तो इस तरीके से ये जो रिट्स हैं ये अवेलेबल हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के डिसीजंस के अगेंस्ट, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक समझा, कैरेक्टरिस्टिक में क्रिएशन भैया स्टैट्यूट के द्वारा है, पावर है कोर्ट वाली, सम्मन कर सकते हैं, विटनेस कर सकते हैं, प्राइवेट पार्टीज के केसेस को डील करते हैं, एविडेंसेस और प्रोसीजर को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते हैं और इनके अगेंस्ट सर्जरी और प्रोहिबिशन की रिट्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं अगर हम बात करें तो, जैसे कि इनके पास जुडिशियल पावर होती है, यानी कि ये क्वासी जुडिशियल फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं और ये काफ़ी अलग होते हैं प्योर एग्जीक्यूटिव फंक्शन से, ठीक। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात करें तो ये इंडिपेंडेंट होते हैं, आर नॉट सब्जेक्ट टू एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरफेरेंस। इसका अगर हम बात कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की तो ऐसा नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी आएगी इंटरफेरेंस कर जाएगी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के डिसीजन में, वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट बॉडी है और क्वासी जुडिशियल फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए एबल है। ओके, तो हम ये बोल सकते हैं ये जो फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल function being performed and the power being exercised by administrative tribunal, we may say that the neither exclusively judicial nor exclusively administrative body, मतलब कि ये बताया गया कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, जो फंक्शन और जो पावर को इंजॉय कर रही है वो ना ही एक्सक्लूसिवली जुडिशियली कंसीडर किया जाएगा और ना ही एडमिनिस्ट्रेशन में आएगा कंप्लीटली, है ना। यानी कि अगर हम आगे देखेंगे तो हम देखेंगे ये एक तरीके का क्या कर रहे हैं, हाइब्रिड फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि कॉम्बिनेशन है, कंप्लीटली आपको जुडिशरी भी नहीं मिल रही, जुडिशियल पावर भी नहीं मिल रही, कंप्लीटली आप एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन भी नहीं कर रहे हो। ओके, तो ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक हो गए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के। नाउ हम सिमिलरिटीज देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और कोर्ट्स में। सिमिलरिटी क्या है कि भैया दोनों को कॉन्स्टिट्यूट किसने किया है, स्टेट ने किया है। इनके पास दोनों के पास जुडिशियल पावर होती है, कोर्ट्स के पास भी होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के पास भी होती है। परमानेंट एग्जिस्टेंस है भाई, ऐसा नहीं है कि जैसे कि बहुत सारे कोर्ट्स होते हैं जिनको किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए इस्टेब्लिश किया जाता है, जैसे कि 1 साल के लिए, 2 साल के लिए। ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के साथ नहीं है, उनको परमानेंटली
एग्जिस्टेंस में लाया जाता है। और ये क्या है, एडजुडिकेटिंग बॉडीज हैं, मतलब कि ये डिसाइडिंग बॉडीज हैं, ये डिस्प्यूट को डिसाइड करने वाली हैं। और ये जो सिमिलैरिटी आपको दिखाई गई है, ये सिमिलैरिटी एक्चुअल में इस केस लॉ में दी गई थी, एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी लिमिटेड वर्सेस पीएन शर्मा के केस में, और ये सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। ओके, अब हम देखते हैं हमारे डिस्टिंक्शंस क्या क्या डिफरेंस हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और कोर्ट में। अगर हम बात करें, ये जो कोर्ट ऑफ लॉ है, जो एक्चुअल में ट्रेडिशनल जुडिशियल सिस्टम कहला सकता है, इसकी जो पावर है वो ड्राइव कहाँ से की गई है, स्टेट से। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की जब हम बात करते हैं, ये क्रिएट कैसे किया गया है, स्टैट्यूट से। ठीक है, कहाँ से क्रिएट किया गया है, स्टैट्यूट से। अगर हम बात करें लॉर्ड ग्रीनी की, जो कि हमने बताया कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल क्या करता है, हाइब्रिड फंक्शन करता है, ना ही कंप्लीटली आपको एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन देखने को मिलेगा और ना ही कंप्लीटली आपको जुडिशियल फंक्शन करते हुए देखने को मिलेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ओके, नाउ जो जजेस होते हैं हमारे कोर्ट में, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट होते हैं। डिफरेंस समझ रहे हैं ना? तो जजेस जो ऑर्डिनरी कोर्ट में होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं इन द टेन्योर, कंडीशन ऑफ सर्विसेज एंड टर्म्स भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। यानी कि जजेस का क्या टेन्योर रहने वाला है, सर्विस का क्या कंडीशन रहने वाले हैं, क्या टर्म्स रहने वाले हैं सर्विस के, ये इंडिपेंडेंट है। मतलब कि इसमें कहीं भी आपको एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन जब हम मेंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात करते हैं, ये कंप्लीटली किसके हाथ में होता है, गवर्नमेंट के हाथ में ही होता है, यानी कि एग्जीक्यूटिव के हाथ में होता है। अगर हम बात करें जजेस की, तो जजेस ट्रेंड होते हैं लॉ में, ऑर्डिनरी कोर्ट की अगर हम बात करें। लेकिन वहीं पर जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव की बात करते हैं, तो वो किसी लॉ में ट्रेंड हो ऐसा नेसेसरी नहीं है। जजेस की बात करें, जजेस इम्पार्शियल होते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में। मतलब कि जो हमारे ट्रेडिशनल कोर्ट है वहाँ पर जजेस इम्पार्शियल होंगे। इम्पार्शियल मतलब क्या है, अगर किसी भी केस में जज का कोई भी इंटरेस्ट है, कोई भी रिलेशन है, जैसे मान के चलो जो केस आया है वो उनके बेटे ने ही फाइल किया है। अब क्योंकि बेटे ने फाइल किया, यानी कि कहीं ना कहीं उनका इंटरेस्ट आ गया उस केस में, है ना? तो जो जज है वो उस केस में जज नहीं बन सकता, कोई भी दूसरा पर्सन जज बनेगा, लेकिन वो नहीं बनेगा जिनके रिलेशन में वो आ रहे हैं। ठीक है, तो कुल मिला के जो जज है वो इम्पार्शियल होने वाला है। यानी कि जिस भी केस में उनका कोई भी इंटरेस्ट मिल जाता है वहां पर वो जज नहीं बन सकते उस केस में। ठीक है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में ऐसा नहीं है। ऐसी पॉसिबिलिटी आ सकती है कि भाई इंटरेस्ट हो, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहे हैं, उसको हेड कर रहे हो उस ट्रिब्यूनल को। ओके, तो ये आपको डिफरेंस समझ में आया। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जो ऑर्डिनरी कोर्ट होते हैं वो डिसाइड करते हैं, अपना डिसीजन देते हैं किसके बेसिस पर, एविडेंस के बेसिस पे, मटेरियल के बेसिस पर। और अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की, तो ये डिपार्टमेंटल पॉलिसीज या फिर कोई अदर रिलेवेंट फैक्टर होते हैं उनके बेसिस पर डिसीजन देते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, डिस्टिंक्शन हो गए। और ये जो कोर्ट ऑफ लॉ होते हैं ये बेस्ड होते हैं, बाउंड होते हैं किससे, प्रेसिडेंट से। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई गाइडलाइन दे दी तो उसको उसके इंफीरियर कोर्ट फॉलो करने ही वाले हैं। ठीक है, प्रिंसिपल्स जैसे कि रेस जुडिकाटा, रेस जुडिकाटा क्या होता है, रेस जुडिकाटा में जैसे कि किसी भी सर्टेन कोर्ट ने प्रॉपरली एक डिसीजन दे दी है तो पार्टीज के पास अब अपील करने की पावर नहीं होती। ठीक है, अगर वो कोर्ट जो है अप्रोप्रिएट है। ठीक है, तो ऐसे कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनको कोर्ट फॉलो करता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ओके, तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और कोर्ट में क्या डिफरेंस होते हैं, क्या सिमिलरिटीज होती हैं और क्यों ये ग्रोथ इनकी हुई। ठीक है, यहाँ तक हमें समझ में आ गया और यहाँ पर हमारा टॉपिक जो है वो कवर हो जाता है। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अगर आपको पसंद आ रहा है तो शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।